बढ़ती महंगाई ने हर घर का जायका बिगाड़ दिया है। हर आम और खास पर महंगाई की मार पड़ रही है। इस बढ़ती महंगाई का विरोध करते हुए वार्ड 49 महिलाओं द्वारा प्रधानमंत्री का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया गया। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में वार्ड 49 के क्षेत्रवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में पूरी तरह विफल हो चुकी है। देश के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आम जन का जीवन यापन करना भी महंगाई से मुश्किल हो रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भैया जो मोदी जी की आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई है, हमारे गरीब तबके के लोग हैं जो उन्होंने सिलेंडर के भाव, पेट्रोल के भाव जो बढ़ा रखे हैं उनको कम किया जाए। हम ये नहीं कहते मोदी जी से कि मोदी जी हमको फ्री में दो, हम ये चाहते हैं कि गरीब जनता के हम मेहनत करके कमा के खाना जानते हैं, आप इनके भाव कम कर दीजिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो आपने कहा था 15 लाख रुपये हमारे खाते में आएंगे, अभी तक किसी के ना तो नौजवान ना किसी के भी 15 लाख रुपये नहीं आए। हम तो ये चाहते हैं, मोदी जी से मांग करते, अपील करते हैं कि सिलेंडर के भाव कम किए जाए। आज किस तरह से प्रदर्शन कराया आपने देखा इतने सारे मतलब गरीब तबके के लोग हैं। हम लोगों ने प्रदर्शन मोदी जी का पुतला जला के उनके मुंह पे कालीन पोत कर इस तरह से हम लोगों ने प्रदर्शन कराया। तवे पे हमने तवे पे रोटी बना के, चूल्हा जला के, फूकनी मार के इन लोगों की जो मतलब अंदर की जो मैं एक नारी हूँ, मैं इन लोगों की जो दर्द व्यक्त करना चाहती हूँ वो मैंने आपको जताया। आपके माध्यम से मैं अपील करती हूँ कि मोदी जी तक मेरी आवाज पहुँचे। रविवार को शहर में बढ़ती महंगाई के विरोध में विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से महंगाई के विरोध के साथ साथ पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया गया। संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति अजमेर की ओर से महंगाई के विरोध में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली जवाहर रंगमंच, सावित्री कॉलेज, कलेक्ट्रेट, अंबेडकर सर्किल, बस स्टैंड, पुरानी आरपीएससी, अग्रसेन सर्किल, जेएलएन हॉस्पिटल, बजरंगगढ़ होते हुए पुनः आना सागर चौपाटी पहुंची। रैली का उद्देश्य आमजन को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना भी था। संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति के तत्वावधान में महंगाई के विरोध में आज ये साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। जिस तरह से देश की जनता डीजल और पेट्रोल के दामों से त्रस्त है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारियां डालने का काम कर रही है। रसोई गैस पर जो सब्सिडी गरीबों को मिल रही थी वो सब्सिडी समाप्त कर दी गई है। खाद्य तेल और खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं। इन सब चीज़ों के विरोध में आज हमारे संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति के तत्वावधान में रेलवे, बीमा, LIC, बैंक, राज्य सरकारी कर्मचारी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, HMT, लघु उद्योग, भवन निर्माण, इन तमाम यूनियनों के साथियों ने मिलकर के इस साइकिल रैली का आयोजन किया है और इस साइकिल रैली के माध्यम से पर्यावरण का संदेश देते हुए सरकार को दामों पर कंट्रोल करके आम जनता को राहत पहुंचाने की मांग की जा रही है। संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में आज हम एक साइकिल रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसका अर्थ यह है कि जो भारत सरकार द्वारा पेट्रोल के बेताशा दाम बढ़ाए गए, डीजल के बढ़ाए गए, रसोई गैस में सब्सिडी कम कर दी गई और रसोई के जो गैस सिलेंडर है उसके दाम जिस कदर से बढ़ रहे हैं तो आम जन का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। अपने परिवार की रोटी रोजी चलाना मुश्किल हो गया। ऐसी सब तमाम बातों को देखते हुए आज हमने संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति, जो कि एक जागरूक हमारा संगठन है, और हमने यह डिसाइड किया कि इसके विरोध में हमें पूरा अजमेर में एक साइकिल रैली करके लोगों को जगाने का काम करना है कि भाई अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए हमको लड़ना है। और उसी के तत्वावधान में जैसे गैस है, सिलेंडर है, महंगे हो चुकी है, पेट्रोल के बेताशा बढ़ते दाम बढ़ रहे हैं, इसी तरीके खाद्य पदार्थों में आज हम भारत सरकार, केंद्र सरकार और राजस्थान की राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जो दाम है उसमें कटौती किया जाए, उसमें कमी की जाए और जनता को राहत पहुंचाने का काम किया जाए। रैली अभी यहाँ चौपाटी से कलेक्टेड होते हुए पुरानी आरपीएससी और अंबेडकर सर्किल। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित जन औषधि केंद्र योजना को 1 साल होने पर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर में जनप्रतिनिधियों और चिकित्सा अधिकारियों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस योजना में लोगों का जेनेरिक दवाओं का वितरण किया जाता है।
भारत सरकार द्वारा स्थापित जन औषधि केंद्र के 1 साल पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आमजन से वार्ता की। अजमेर में इस कार्यक्रम के मौके पर सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वासुदेव देवनानी के साथ चिकित्सा विभाग से जुड़े पदाधिकारी एवं डॉक्टर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जेनेरिक दवाओं के इन औषधि केंद्रों से आमजन को महंगी दवाइयों से निजात मिल रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी देश के हर ग्रामवासी गरीब स्वस्थ रहे उसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं और इस बार उन्होंने स्वास्थ्य का बजट भी 237% बढ़ा दिया और इन्होंने गरीब को सस्ती दवाई मिल सके इसके लिए हमारा ये जन औषधि केंद्रों की स्थापना की जिसमें जेनेरिक दवाइयां मिलती हैं जो ब्रांडेड दवाइयों से 50% से 90% तक उनकी रेट कम होती है। इसलिए लोगों को सस्ती दवाई उपलब्ध कराना और सही दवाई उपलब्ध कराना और क्वालिटी वाली औषधि उपलब्ध कराना, विशेष रूप से बच्चियों को और महिलाओं को जो उनके सैनिटरी पैड्स हैं वह भी 2.5 रुपये में उपलब्ध कराना, इतनी जो जन की चिंता कर रहे हैं तो आज जन औषधि दिवस है, उसके उपलक्ष्य में इस केंद्र पर उनका उद्बोधन हो रहा है। मैं सारे जन से अपील करूंगा कि वे इन दवाइयों का अधिक से अधिक उपयोग करें, लाभ उठाएं, ताकि जो औषधि केंद्र हर व्यक्ति खोल सकता है उससे उसको रोजगार भी मिलेगा और गरीबों की बचत भी होगी, उससे उनके जीवन में जो बचत राशि है उसका भी अपने परिवार के लिए उपयोग कर सकेंगे। इसलिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। रक्तदान महादान है। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए रविवार को संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदानकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संस्था कई वर्षों से इस प्रकार के सामाजिक कार्य कर रही है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन फायसागर रोड चामुंडा चौराहा स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में किया गया। संत निरंकारी फाउंडेशन ट्रस्ट पिछले कई वर्षों से रक्तदान शिविरों का आयोजन कर आमजन को रक्त उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से यह इस वर्ष का, जो कि हम देख रहे हैं स्थितियां कोविड की वजह से बदली हुई हैं, तो 6ठा मिनी ब्लड कैंप लगाया गया है, ब्लड डोनेशन कैंप। इसमें करीबन 100 यूनिट रक्तदान होने की उम्मीद है। यही इतने ही यूनिट में से विक्टोरिया व जनाना वालों ने डिमांड करी है ताकि ज़्यादा स्टोरेज भी ना हो और खपत के अनुसार उनकी ब्लड्स की सप्लाई होती रहे। ये इस रक्तदान तो हमारा 1984 से लग रहा है। यह इस वर्ष का 6ठा मिनी ब्लड डोनेशन कैंप है। यह चामुंडा चौराहा फायसागर रोड स्थित संत निरंकारी भवन में लगाया गया है। 34 सब इंस्पेक्टर के पदों पर पदोन्नति के लिए रविवार को परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। परीक्षा लिखित, फिजिकल और मेडिकल 3 चरण में आयोजित की जा रही है। अजमेर रेंज आईजी एस संगाथिर के निर्देशन में कड़ी सुरक्षा के बीच 34 सब इंस्पेक्टर पदों पर पदोन्नति के लिए परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। यह परीक्षा 2 दिन तक 3 पारियों में आयोजित होगी और इसमें पुलिस से संबंधित सभी सवालों के जवाब देने के बाद मेडिकल और फिजिकल परीक्षा का आयोजन होगा। ये कि जिले चारों जिलों रेंज के जो 4 जिला हैं उनमें एएसआई से सब इंस्पेक्टर प्रमोशन टेस्ट है वो चल रहा है। 2 पेपर कल हो गए थे, आज तीसरा और आखिरी पेपर है और लगभग 233 कैंडिडेट थे जो एग्ज़ाम देने आने थे। तो कुछ एब्सेंट हैं और कुछ दे रहे हैं। 34 पदों की भर्ती टोटल है और रिटन एग्जाम होगी। जब इसका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद बाकी कार्रवाई आगे। एडीजी नीना सिंह 9 मार्च को अजमेर दौरे पर रहेंगी। उनके दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। नीना सिंह अजमेर पुलिस लाइन और एसपी कार्यालय का दौरा करेंगी।
राजस्थान की एडीजी नीना सिंह सालाना निरीक्षण के लिए आगामी 9 मार्च को अजमेर आने वाली है। एडीजी नीना सिंह सालाना निरीक्षण के दौरान कानून व्यवस्था का जायजा भी लेगी। इन्हीं सब तैयारियों को लेकर एएसपी ग्रामीण किशन सिंह भाटी ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए मोर्चा संभाला और अजमेर पुलिस लाइन और एसपी कार्यालय की साफ सफाई और फाइलों के निस्तारण का काम शुरू कर दिया है। वर्ष 2020-21 का अजमेर जिला पुलिस का माननीय एडीजी नीना सिंह साहिबा का 9 तारीख को जिले का वार्षिक निरीक्षण प्रस्तावित है। उस संबंध में निरीक्षण से पूर्व की तैयारियों के संबंध में विशेषकर पुलिस लाइन, एसपी ऑफिस, पुलिस लाइन परिसर वगैरह को जो पुराना रिकॉर्ड है उसको अलग किया जा करके उसकी सफाई है, उसकी रंग रोगन है, उससे संबंधित पिछले 1 वीक से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। मैडम एडीजी साहिबा 9 तारीख को यहाँ अजमेर आने का कार्यक्रम है। पुलिस लाइन का निरीक्षण करेगी। निरीक्षण के बाद अपराध संगोष्ठी लेंगे। अपराध संगोष्ठी के बाद में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण होगा। अलवर गेट थाने में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी महेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पोस्को एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया। अलवर गेट थाना पुलिस ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 27 फरवरी को पीड़िता के परिजनों द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि काकरिया भूनाबाई के रहने वाले महेंद्र गुजर द्वारा उनकी नाबालिग लड़की को बहला फुसला कल स्कूल ले जाने के बहाने बलात्कार किया गया है। पुलिस के द्वारा कार्यवाही करते हुए आज आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 27/2/21 को पीड़िता के परिवार ने थाना अजाब पर एक रिपोर्ट पेश की कि मेरी नाबालिग पुत्री है जो स्कूल में पढ़ने जाती है, उसके साथ में रास्ते में से दिनांक 22/2/21 को और 25/2/21 को जब स्कूल जारी थी तो महेंद्र गुजर निवासी कांकरिया अजमेर द्वारा मोटरसाइकिल लेकर आया और उसको वेला फुसला कर स्कूल छोड़ने के बहाने बच्ची को ले गया और जनाना अस्पताल के पास में एक किसी होटल के अंदर उसके साथ बलात्कार किया, जिसके अंदर थाना आजा पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी अनुसंधान श्रीमती सुनीता गुजर एसएचओ द्वारा की जा रही है, जिस पर तलाश हेतु टीमें गठित की गई, जिसको कल दस्तयाब कर थाना आजा पर लाकर पूछताछ की गई और उसको गिरफ्तार किया गया है महेंद्र गुजर को, जिसको आज न्यायालय में पेश किया जाकर उसका रिमांड लेकर आ रहे हैं और उससे मुकदमे में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। आरोपी को कहाँ से गिरफ्तार किया? आरोपी बस स्टैंड अजमेर के पास में मिला था, जिसको कल दस्तयाब करके थाने पर लाए और थाने आ जा पर गिरफ्तार किया गया। परिचित है पीड़िता का? हैं? पीड़िता का परिचित है आरोपी? नहीं, पीड़िता का इतना परिचित नहीं है, लेकिन इस बारे में गहन से अनुसंधान कर रहे हैं कि भाई इनकी कैसे इसको कैसे बहलाया फुसलाया। पीड़िता नाबालिग है और कहीं पढ़ने जाती है स्कूल में। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के वरिष्ठ यूनियन नेता केशव कुलकर्णी की याद में रविवार को चतुर्थ केशव कुलकर्णी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की गई। खिलाड़ियों में प्रतियोगिता को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा। आज चतुर्थ केशव कुलकर्णी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। केशव कुलकर्णी यूनियन के नेता एवं कर्मठ कार्यकर्ता थे। 25 वर्ष पहले उनकी मृत्यु के बाद 4 साल पहले इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करने का विचार किया गया था और आज चतुर्थ क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के प्रति युवाओं में इतना जोश है कि कोरोना काल में भी इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और यूपीआरएमएस चतुर्थ कुलकर्णी प्रतियोगिता में कुल 36 टीमों ने भाग लिया और सभी ने ही अच्छा प्रदर्शन किया और इसके साथ ही आबू रोड डीजल शेड की टीम ने विजेता प्राप्त की है हमारी टीम ने, और लोको रनिंग वाली टीम उपविजेता है वो भी आबू रोड की ही है, इसलिए ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। टूर्नामेंट में फाइनल तक का सफर तय किया जी, और फाइनल सफर तक में आपका प्रदर्शन कैसा रहा आपकी टीमों का, जरा थोड़ा विस्तार से बताएंगे आप? जी, मेरा प्रदर्शन जो टीम ने मुझे जहां भी भूमिका दी है मैंने वहां प्रयास करने का कोशिश किया है और मैंने गेंदबाजी में भी थोड़ा प्रदर्शन ठीक किया और बैटिंग में भी मैंने अच्छा प्रदर्शन किया। आपकी टीम का वो रीढ़ की हड्डी जिसने इस टूर्नामेंट को जब से आपने खेलना स्टार्ट किया इस टूर्नामेंट में और फाइनल तक का सफर तय किया है और फाइनल में भी आज आपको विजेता बनाने में योगदान दिया, उस खिलाड़ी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे
सभी साथी वैसे बढ़िया खेले, लेकिन जो मैन ऑफ द सीरीज़ है हमारे महिपाल, वो लगभग हर मैच में मैन ऑफ द मैच और जो मैन ऑफ द सीरीज़ रहे हैं। और रणजीत भैया है हमारे, वो सबसे मैनेजमेंट जो टीम का है वो बहुत बढ़िया रहा। और वरिष्ठता से ओतप्रोत हमारे कप्तान साहब जो श्रीमान सुधीर जी व वाइस कैप्टन श्रीमान भूरालाल जी, जो सबका बढ़िया तालमेल रहा और तालमेल से हम इस मुकाम तक पहुँचे। क्या क्या सुविधाओं की दरकार आप समझते हो कि आपको मंडल के द्वारा मिलनी चाहिए? सुविधाओं की दरकार कुछ नहीं है, जो आयोजकर्ताओं के द्वारा आयोजन हुआ है वो हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं, परिपूर्ण है, उस हिसाब से कोई कमी नज़र नहीं आई। आगे आपका क्या क्या फ्यूचर में और क्या क्या आपके मैचेस होने हैं? हम यही उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के आयोजन वर्ष भर होते रहें ताकि युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर प्राप्त होता रहे। आपकी टीम विजेता रही है, आबू रोड की दोनों टीमें फाइनल में पहुंची है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आबू रोड से हम लोगों ने डिवीज़न में खेलने के लिए 6 टीमें भेजी थी। उसमें से 5 टीमों ने क्वार्टर फाइनल तक का सफ़र किया था। सेमीफाइनल में हमारे आबू रोड से 3 टीमें थी और सेमीफाइनल से फिर बाद में दोनों टीमें आबू रोड की फाइनल में पहुंची। दोस्तों, ये लगातार दूसरी बार है कि ये जो कप है ना, मतलब आबू रोड की टीम जीत रही है। पिछली बार भी हमारी ही टीम आबू रोड से इस जो अपने ख्याल से इसकी हो रही थी विनर। लगातार चौथी बार यूपीआरएमएस अजमेर की ओर से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर आपने जैसे सुविधाओं की बात की थी, तो मैं ये करूँ कि एडीएसए की ओर से हमारी एक मांग भी थी कि आबू रोड के अंदर पिच का निर्माण किया जावे और एक अपने क्या बोलते हैं प्रैक्टिस जो होता है ना, केस बनता है, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। प्रशासन से हमारी मांग है ये बहुत बड़ा काम है कि इसको कंटिन्यू रखा कि चतुर्थ केशव कुलकर्णी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करते थे। केशव कुलकर्णी जी यूनियन के बहुत पुराने नेता थे और एक्सपायर हुए भी अभी 25 साल के लगभग हो रहा है। उसके बावजूद भी उन लोगों ने अभी 4 साल पहले यहाँ इस टूर्नामेंट स्थापित किया और कोरोना काल में भी चालू रखा। 46 टीमों ने पार्टिसिपेशन किया है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे लोगों की हिम्मत का पता चलता है कि कोरोना को लड़ने के लिए पूरी तरह से वो तैयार है। सर, अजमेर नंबर 1 भी आया है। अजमेर नंबर 1 आया है, तो इस तरीके के यहाँ खिलाड़ी स्पिरिट से काम करेंगे तो वहाँ पर पूरा नंबर 1 का पूरा अभी इंडिया में आया है और ये कायम रखेंगे, ऐसी आशा है। आज चतुर्थ केशव कुलकर्णी मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का पिछले 4 वर्ष से अजमेर मंडल द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष में जो पीछे 35 टीमों ने अजमेर में भाग लिया। पिछले 6 फरवरी को इस टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। आज 6 मार्च को इसका फाइनल हुआ। अजमेर आबू रोड रनिंग टीम वर्सेस डी सेक्शन आबू रोड के बीच में फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें आबू रोड डी सेक्शन विजेता रहा। इसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री आनंद प्रकाश जी भाग लिया। साथ साथ एनएफआईआर और यूपीआरएमएस के अध्यक्ष आदरणीय गुमान सिंह जी, महामंत्री यूपीआरएमएस श्री विनोद मेहता जी और मंडल रेल प्रबंधक श्री नवीन कुमार परशुराम ने भी भाग लिया कि विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कोरोना काल में रेल कर्मचारियों का अहम योगदान रहा है। उस कोरोना से उभर के फेस करने के लिए इस प्रतियोगिता हमें पूरा अजमेर मंडल का रेल कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया कि कोरोना का लड़ने के लिए इनमें हिम्मत बढ़े। इस तरह से आयोजनों से जिस तरह से कोरोना काल से बाहर निकलने में रेल कर्मचारियों को मदद मिला है, इसके लिए मैं पूरा यूपीआरएमएस टीम को, आयोजकों को, सबको धन्यवाद देता हूं और उन तमाम 35 टीमों का खिलाड़ियों ने जिन्होंने भाग लिया उसको भी धन्यवाद देता हूं। मैं आशा करता हूं आने वाला समय पे इस टूर्नामेंट में और ज़्यादा से लोग और कर्मचारी इसमें भाग लेगा, इसमें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भारत सरकार के बैंकों का निजीकरण करने के फैसले के विरोध में सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सरकारी बैंक आगामी 15 और 16 मार्च को पूर्णतः हड़ताल पर रहेंगे। इसी की रणनीति बनाने के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन अजमेर इकाई की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न बैंक यूनियन और पदाधिकारी शामिल हुए।
यूनियन के सहसंयोजक अरविंद मिश्रा ने बताया कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन अजमेर इकाई की एक साधारण बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में बैंकों के निजीकरण के विरोध में देशव्यापी होने जा रही हड़ताल के लिए रणनीति बनाई गई है। बैठक के माध्यम से बैंकों के ग्राहकों को जागरूक करने के लिए कार्य योजना बनी है, जिसमें ग्राहकों को बताया जाएगा कि उनकी जमा पूंजी सरकारी बैंकों में सुरक्षित नहीं है, जिसे सरकार अब निजी हाथों में सौंपने जा रही है। इसलिए जनता भी बैंक कर्मचारियों के साथ बैंकों के निजीकरण के फैसले का विरोध करे। बैंक यूनियन 15 अगस्त व 16 मार्च को देशव्यापी हड़ताल कर रही है। उसमें सहयोग के लिए बैंक ग्राहकों का समर्थन मांगा है। अजमेर जिले के लगभग 2500 बैंक कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होंगे। हड़ताल के दौरान बैंकों में कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा। इससे होने वाले आर्थिक नुकसान की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। आज यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन अजमेर इकाई के जो घटक दल हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं अजमेर क्षेत्र के सभी बैंकों के, एक बैंक ऑफ इंडिया नर्सिंग होम ब्रांच में ये एक साधारण बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें आगामी 15 और 16 मार्च को निजीकरण के विरोध में जो देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है, उसके बारे में हमारे सभी संगठन के पदाधिकारियों ने चर्चा की, विचार विमर्श किया और एक रणनीति तैयार की। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना भी चाहूँगा कि इस बैठक में लोगों को विजिलेंट करना, मतलब लोगों को जागरूक करना कि आपकी जो जमा पूंजी है सरकारी बैंकों में सुरक्षित है, उसको निजी हाथों में ये सरकार सौंपने जा रही है। तो सावधान हो जाएं आम पब्लिक, आम जनता, कि आपका जो पैसा है, गाढ़े पसीने की जो कमाई है, वो निजी हाथों में सौंपने ये सरकार जा रही है। इसी पर सारी चर्चा हुई और एक रणनीति तय हुई। 15 और 16 तारीख को स्ट्राइक, देशव्यापी स्ट्राइक है, उसमें देश भर के 10 लाख से भी अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। अजमेर सेंटर की अगर मैं बात करूं तो अजमेर सेंटर की लगभग 2500 अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न बैंकों के और 250 से अधिक शाखाएं विभिन्न बैंकों की पूरी तरह से ठप रहेंगी, बंद रहेंगी, और उसका जो ठीकरा फूटेगा वो पूरा सरकार पे जाएगा, जिससे 500 से 600 करोड़ का जो व्यापार बिजनेस प्रभावित होगा, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। राजस्थान में आम चुनाव में भले ही अभी 2.5 साल से ज्यादा का समय है, परंतु राजनेताओं ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 8 मार्च को अपने जन्मदिन पर धार्मिक यात्रा के साथ साथ अपनी चुनावी यात्रा का भी शंखनाद कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 8 मार्च को अपना जन्मदिन ब्रज चौरीसी की परिक्रमा यानी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा से मनाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही भरतपुर संभाग में तमाम धार्मिक स्थलों की यात्रा पर राज्य लाव लश्कर के साथ निकलेगी। इस बीच राज्य की धार्मिक सियासी यात्रा को लेकर भाजपा की सियासत गर्मा रही है। वहीं आखिर भरतपुर संभाग को चुनने की वजह क्या है, इसको लेकर भी सियासी गलियारे में कयास लगाए जा रहे हैं। राजस्थान की सियासत में मौजूदा हालात में देखें तो भरतपुर संभाग में भाजपा संगठन सबसे कमजोर है। वहीं कांग्रेस के लिहाज से पायलट सबसे अधिक मजबूत भरतपुर संभाग से ही माने जाते हैं। 8 मार्च 2021 सोमवार को महिला दिवस पर स्वामी न्यूज पूरे दिन महिलाओं को समर्पित रहेगा। महिला दिवस पर दिन में 2 बजे से फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव कार्यक्रम के माध्यम से
विभिन्न क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं से संबंधित जानकारी दी जाएगी, जो अपने जीवन और आम महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगी। कार्यक्रम की होस्ट डॉक्टर रशिका महर्षि होंगी, जो खुद महिलाओं के विषयों पर प्रखर वक्ता हैं। सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय जागृति मंच द्वारा वार्षिक बैठक और महिला दिवस मनाया गया, जिसमें महिलाओं ने नाच गाकर और आपस में खेल गति आदि के माध्यम से महिलाओं की आजादी का जश्न मनाया। मन से जुड़ी ममता चौहान ने बताया कि आज पूरे 1 साल बाद सावित्रीबाई फूले जागृति मंच की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से महिलाओं की आज़ादी के जश्न को मनाया। साथ ही महिलाओं ने महिला दिवस के उपलक्ष्य पर कई प्रकार के नृत्य, गायन और सामूहिक नृत्य कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। महिलाओं को समाज में जागृति कार्यक्रम करने का आह्वान भी किया गया है। आज सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय जागृति मंच की ओर से हम लोगों ने यहाँ हमारी वार्षिक मीटिंग भी रखी थी और यहाँ पर हम लोगों ने महिला दिवस भी मनाया है। तो क्योंकि महिलाएं एक बार में दो नहीं निकल सकती, इसलिए हम लोगों ने एक ही बार में ये सारा कार्यक्रम किया। और हम लोगों ने यहाँ पर अपना आगे का जो 10 मार्च को सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि भी आ रही है, तो उसके लिए हमने आज ये तय किया था कि हम लोग वहाँ सावित्रीबाई फुले की मूर्ति लगाने के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और भारत रत्न की उन्हें उपाधि दी जाए। और जितनी भी कन्या महाकन्या विद्यालय हैं उन पे वहाँ पर मूर्ति लगी जाए सावित्रीबाई फुले की। तो ये हम लोगों की सबकी राय थी और हम लोगों की ये कलेक्टर साहब से डिमांड भी रहेगी कि ये आप करवाइए। आज हम सभी ने यहाँ पे इकट्ठे होकर बहुत सारे गेम्स भी खेले, डांस किया और अपनी बातें भी करी। बहुत दिनों बाद हम लोग मिले क्योंकि लॉकडाउन के बाद में ये हमारी संस्था की पहली मीटिंग भी थी और ऐसा लगा, देखिए लॉकडाउन के अंदर जो गृहिणियाँ थी उनको तो बिल्कुल ऐसा लगा कि लॉकडाउन सिर्फ उन्हीं पे पूरी तरह से लॉकडाउन लागू हो गया है। दिन भर किचन में रहना और खाना बनाना और साथ में दिन भर काम में लगे रहना। तो आज बहुत टाइम बाद में सबको एक आज़ादी सा फील हो रहा है और मैं ये मानती हूँ कि महिला दिवस भी महिलाओं की आज़ादी का दिवस है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।